नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। मांगलिक दोष, अभिशाप या वरदान, देखिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा के साथ। नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल की टीम के सौजन्य से आज मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा कुछ यूथ्स की डिमांड पर और पेरेंट्स की डिमांड पर जिस विषय को आपको बताऊंगा वह विषय है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां लोगों में व्याप्त हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से लोगों ने जानना चाहा है कि मांगलिक दोष की भ्रांतियों को स्पष्ट करें। इस विषय में पहले आपसे निवेदन करूंगा, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे वीडियो को देखा, सराहा तथा जो कमेंट्स दिए हैं उनसे हमें आपको नए नए विषयों के ऊपर अपना मार्गदर्शन देने का, ज्योतिषीय दृष्टिकोण बतलाने का जो हर्ष हुआ है, जो उत्साहवर्धन हुआ है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और भविष्य में भी जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि बेल आइकॉन को दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मंगल दोष को लेकर के लोगों में एक भय का सा वातावरण व्याप्त रहता है। क्या वाकई में मंगल इतना अनिष्टकारी है या मंगल इतना योगकारक है? इस विषय में मैं आपको स्पष्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मंगल क्या है। देखिए, क्या मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, मंगल अग्निपुंज है। तो इसलिए, और दूसरा, जीवन के अंदर मंगल रिश्तों का कारक है, मंगल रिलेशंस का कारक है, मंगल गायनिक का कारक है। तो जितने भी रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते, प्यार मोहब्बत के रिश्ते, ये सारे मंगल गवर्न करता है। छोटे भाई बहनों के रिश्ते, ये सारे मंगल गवर्न करता है। इसके अतिरिक्त गायनिक सेक्टर जितना भी है महिलाओं के अंदर, महिलाओं का जो ऋतु चक्र निर्धारित होता है उसका मुख्य कारक मंगल है। मंगल के माध्यम से ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्रिएटिविटी बढ़ती है। मंगल और शुक्र के माध्यम से ही संतानोत्पत्ति का क्रम आगे बढ़ता है। मंगल आपके रक्त का कारक है, रक्त कणिकाओं का कारक है। जब बॉडी के अंदर रक्त का संतुलन ठीक रहेगा, रक्त कणिकाओं की मात्रा ठीक रहेगी तो आदमी उत्साह में रहेगा। मंगल जीवन में सब कुछ देता है, बशर्ते कि मंगल शुभ स्थानों का स्वामी होकर के शुभ स्थानों में जो बैठता है तो मंगल इतना देता है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। मंगल निडरता है, मंगल लक्ष्य के प्रति एक आदमी का जुनून है। मंगल आदमी को सर्जरी के लिए, मंगल आदमी को स्टडी के अंदर जो है बढ़ने के लिए, इसके साथ ही मंगल पुलिस, मिलिट्री, अनुशासन, आदमी के अंदर क्रिएटिविटी, खेल कूद, खिलाड़ियों में खेलने की क्षमता, ये सब मंगल ही देता है। लेकिन कब? जबकि मंगल शुभ भाव का स्वामी होकर के शुभ भाव में बैठता है तो मंगल बहुत कुछ पॉजिटिविटी देता है। जब यही मंगल अकारक भाव का स्वामी होकर के 6, 8, 12 जैसे अनिष्ट स्थानों में बैठ जाए और जो है मेलेफिक प्लैनेट्स का इनसे कहीं कंजक्शन या एफ्लिक्शन हो तो उस परिस्थिति में ये मंगल बड़ा हिंसक हो जाता है, मंगल क्रूअल बना देता है, मंगल आदमी को एक तरह का जिहादी बना देता है। तो ये सारी चीज़ें मंगल की नेगेटिविटी को लेकर के देखी जा सकती हैं। तो इसलिए मंगल का विश्लेषण करने से पूर्व हमें बड़ी भली भांति यह देखना चाहिए कि मंगल किस स्थिति का है, और इसके अतिरिक्त इन सभी मंगलों के जो अनिष्टकारी प्रभाव हैं उनके निराकरण भी शास्त्रों में दिए गए हैं। अतः
मंगल के निराकरणों को लेकर के ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कुछ स्थितियों में तो स्वतः ही कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति ही मंगल के दोष का निराकरण कर देती है। जैसे कर्क लगन या सिंह लगन के अंदर मंगल एक योग कारक और कारक ग्रह है, इसलिए मंगल का किसी भी भाव में बैठने का कोई भी हानिप्रद दोष कर्क और सिंह लगन के जातकों को प्रभावी नहीं करेगा, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। जब मंगल यदि इंटरनल जो कुंडली के अंदर की जो रेमेडीज हैं उनके अंदर कोई निराकरण मान लो नहीं मिलता हो तो शास्त्रीय अन्य उपायों के द्वारा भी इस मंगल दोष का निराकरण हो जाता है। यूं तो देखिएगा कि पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है उस जन्म के साथ ही वो अपने प्रारब्ध के मुताबिक एक डेस्टिनी लेकर के पैदा होता है। उसको भविष्य में क्या मिलेगा ये वो साथ लेकर के पैदा होता है। उसके जीवन में अच्छाइयाँ ही मिलेंगी या अच्छा बुरा एक मिक्सचर मिलेगा या बहुत बहुत संघर्ष में जीवन उसको व्यतीत करना पड़ेगा, ये सारा प्रारब्ध से ही आदमी लेकर के आता है। लेकिन फिर भी हम या एक ज्योतिषीय का यह कर्तव्य है कि जब ज्योतिष के पास कोई जिज्ञासु अपना मांगलिक दोष विवेचन या अपने भाग्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने आए या कोई पेरेंट्स अपने संतान के विवाह के विषय में जानकारी प्राप्त करने आए तो कम से कम पहला स्टेज ये है कि हम ये देखें ज्योतिषी कि उसको कितना मिलना है, उसको किस स्तर का जीवन में सुख मिलना है, किस स्तर का जीवन साथी मिलना है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन करके ही वो यह निर्णय करे कि उसको किस प्रकार के जीवन साथी की खोज की जाए। जब उसके जीवन में मान लिया गया एक सीमित रूप से उसको इतना मिलना है और हम हाई लेवल के चार्ट्स को देखें तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए हिमाचल राज के महल में पहुँचते हैं तो हिमाचल राज अम्बा पार्वती का हाथ नारद जी को देख करके और भविष्य कथन का निवेदन करते हैं। नारद जी भगवती अम्बा का जब हाथ देखते हैं उनके प्रति जब भविष्य कथन करते हैं, नारद जी कहते हैं कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है सभी गुणों की खान है और इतनी महान होंगी कि सारी सृष्टि इनको उमा और भवानी के रूप में पूजेगी। जब उसके अच्छे लक्षण बता दिए फिर नारद जी कहते हैं कि अब कहूँ सुता के अवगुण दो ही चारी। तो कहते हैं कि अब दो चार जो अवगुण है वो आपको मैं बताता हूँ। हैं तो क्या अवगुण बताते हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन निरंतर वेख, अस स्वामी यही को मिलही पड़ी हस्त अस रेख। यानी इसको जो स्वामी मिलेगा वो जटिल जोगी होगा, अकाम मन होगा, काम से उसका कोई वास्ता नहीं, और नगन अमंगल वेख। तो ये जब सुनते हैं हिमाचल राज तो पति पत्नी बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं अब कहूँ मैं एक उपाय विचारी, एक उपाय बताता हूँ आपको जिससे कि इसका निराकरण संभव हो जाएगा। निराकरण क्या बताते हैं कि जो विवाह शंभु सम होई, गुण ही अवगुण ही गुण सम कहीं सब कोई। यदि इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो जाए तो इन अवगुणों को सब गुण ही बताएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जितना डेस्टिनी में व्यक्ति को मिलना है उसको उसके मुताबिक ही समायोजन करना, यह एक निराकरण का उत्तम तरीका है। जन्म कुंडली के प्रथम लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल होने पर वैवाहिक दृष्टिकोण से इस मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। जब जीवन साथी की कुंडली देखी जाती है तो दोनों कुंडलियों में इनकी जो संतुलन है वो स्थापित यदि हो जाता है तो उसको मंगल दोष का निराकरण मान करके और विवाह संबंध
कर दिए जाते हैं। ऐसा ज्योतिषीय कुंडली मिलान, मंगल मिलान, गुण मिलान के द्वारा ये परिणाम जांच के और जो है विवाह आदि की स्वीकृति ज्योतिषी प्रदान करते हैं। देखिएगा, मंगल को ही विवाह और संबंधों के लिए इसलिए विशेष रूप से चुना गया है क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है। जब यह सप्तम भाव में होगा तो आपके जीवन साथी की संभावना इस प्रकार की होंगी कि वो तुरंत क्रोधित हो जाएं, क्योंकि तुरंत वो किसी बात का रिएक्शन कर दें, वे तुरंत उनके अंदर संबंधों को लेकर के दूसरा पार्टनर उस चीज़ को बर्दाश्त न करे, ऐसी भाषा बोल दें, वे ऐसा व्यवहार प्रदर्शित कर दें। वे जब यह मंगल चतुर्थ भाव में होगा तो माता का स्वभाव कष्टकारी हो सकता है। चतुर्थ भाव सुख समृद्धि का भाव है, तो वहाँ के भावों के अंदर यह मंगल चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी आदि तो आपको दे सकता है, लेकिन आपके जो पारिवारिक सुख हैं उनके अंदर शांति का अभाव पैदा करता है। यही मंगल द्वादश भाव में होने की स्थिति में आपके जो यानी कि शैया सुख की जो स्थितियां हैं उनके अंदर बाधा उत्पन्न कर सकता है। यही मंगल अष्टम भाव जो कि जीवन साथी के मांगल का भाव है, जीवन साथी की आयु का भाव है, उसमें बैठ करके और यानी जीवन साथी की आयु को क्षति कर सकता है। अब इनका साम्य जो है ना वो दूसरी कुंडली में बराबर रूप से देखा जाता है। दूसरी कुंडली में किस प्रकार का मंगल है या किस प्रकार वहाँ राहु केतु आदि की दृष्टियाँ हैं, वो किस भाव पर किस प्रकार पड़ रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मंगल किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। इस प्रकार कुंडली के अंदर अकेला मंगल ही नहीं, चंद्रमा भी पति पत्नी के व्यवहार में उतनी ही बाधा दे सकता है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, देखिएगा कि आप किसी भी कुंडली पर आजमाइएगा कि आप देखेंगे जब जन्म कुंडली के अस्त ग्रह के नवमांश में यदि चंद्रमा चला जाता है और जन्म कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो भी किसी मेलेफिक इफेक्ट में होता है, तो भी जीवन साथी के संबंधों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार आप देखिएगा कि जब शनि और शुक्र दोनों मान लीजिएगा कि कुंडली के दसम भाव में एक साथ स्थित हैं, तो दसम भाव का जो शनि है वो अपनी दृष्टि खा डालेगा 7th हाउस पर। तो जब शुक्र में शनि की दशा आएगी तो भी इस प्रकार की वहाँ मंगल से ज़्यादा दोषपूर्ण शनि हो जाता है। तो कुंडली के 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 भाव, और 12 भावों पर उनकी 12 दृष्टियाँ 144 दृष्टियों को कॉन्क्लूड कर करके और तब जाकर के ज्योतिषी इसका निराकरण करेगा कि क्या इस कुंडली के अंदर इस मंगल का समायोजन हो रहा है। अतः मंगल का विश्लेषण बहुत एक माइन्यूट विश्लेषण है, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े कहना चाहिए कि सभी भाव पर अपनी दृष्टि को व्यापक रूप से जांच करते हुए और ज्योतिष का विश्लेषण करें। बाकी ये तय मान के चले कि सदैव मंगल हानिकारक नहीं है, मंगल गुणों की खान भी है तो मंगल दोषों की खान भी है कि नहीं। अब ये उनका निराकरण, समायोजन, ये सारा ज्योतिषी अपने विश्लेषण के अंदर स्पष्ट करके और दोनों कुंडलियों का निराकरण करके और जातक के जीवन की बाधाओं को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाएं। ऐसा करने पर ही जो है ये मांगलिक दोष या मांगलिक दोष को यानी हम जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो भविष्य में किसी आपके अन्य विषय के साथ मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री राम। आपसे पुनः आग्रह है कि मेरे वीडियोस को सराहने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्या भविष्य में किस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं, उसके लिए मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे सूचित करें और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय श्री राम। आज के धर्मसार व ज्योतिष मंथन में इतना ही। नई अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।